नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th इतिहास का मॉडल पेपर 6 टॉपर सीरीज का, जो कि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि गोदीबाड़ा कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में, चनहुदड़ो में, लोथल में, सुरकोटदा में। तो गोदीबाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, जो कि आप भी जानते हैं गुजरात के लोथल में स्थित है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में, काबुल में, दिल्ली में, सिकंदरा में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। काबुल में जो है बाबर का मकबरा स्थित है, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि लाल किला कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या लखनऊ में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। दिल्ली में जो है लाल किला स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त का संबंध किसके साथ है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा या लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो संबंध है वो स्थायी बंदोबस्त से है, जो कि 1793 में बंगाल में सबसे पहले लागू किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1980 ईस्वी, सॉरी, 1880 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1885 ईस्वी या 1888 ईस्वी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि आगरा किले का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने, शाहजहां ने, अकबर ने या जहांगीर ने। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। अकबर ने जो है आगरा किले का निर्माण करवाया। अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो वो शाहजहां ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया, तो वो भी शाहजहां ने करवाया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन से किसका संबंध है? लॉर्ड कैनिंग का, लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड डलहौजी का या लॉर्ड हेस्टिंग का। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। लॉर्ड कर्जन से जो है बंगाल विभाजन का संबंध है, जो कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1911 में जो है इसका बंगाल विभाजन जो है रद्द किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। महात्मा गांधी जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी या जे बी कृपलानी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट थे, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में अकबर की सफलता के दो कारण बताइए। तो सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली और बहुल हिंदू राजपूत राजाओं से राजनयिक संबंध बनाए और उनके यहाँ विवाह भी किए। और अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला एवं संस्कृति पर भी पड़ा था। तो यही जो है दो है इसकी सफलता के कारण थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता की दो विशेषताएं लिखिए। तो वैदिक सभ्यता में काव्य, लेखन, संगीत और नृत्य, ज्ञान ज्ञान और कला आदि का ये उसमें जो है सबसे ज्यादा महत्व था। और वैदिक सभ्यता में चार वेद थे, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद शामिल थे। तो ये जो है वैदिक सभ्यता की विशेषताएं थी। और वैदिक सभ्यता में जो है सबसे जो महान देवता माने जाते हैं वो जो है इंद्र है। अगला आता है गौतम बुद्ध कौन थे? अगर ये आपसे अगर 2 नंबर पे पूछा जाता है तो आपको बस थोड़ा सा ही लिखना है कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यानी कि संस्थापक थे, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपसे ये 5 नंबर में पूछा जाए तो इसको जो है आपको लोगों को 50 शब्दों में लिखना होता है, जो कि हम आपको पहले भी मॉडल पेपर्स में करा चुके हैं।
अब हमारा अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फतेहपुर सीकरी उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है। इसका निर्माण विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं की ढलान वाली सतह पर एक कृत्रिम झील के दक्षिण पूर्व में किया गया था। इसे विजय के शहर के रूप में भी जाना जाता है। इसको मुगल सम्राट अकबर ने बसाया था। यानी कि फतेहपुर सीकरी जो है वही है जिसमें विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा स्थित है, जिसे हम बुलंद दरवाजा के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण जो है सम्राट अकबर ने करवाया था, और इसको जो है हम विजय के शहर के नाम से भी जानते हैं। और इसका निर्माण जो है विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं की ढलान वाली सतह पर एक कृत्रिम झील के दक्षिण पूर्व में किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि इबादत खाना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इबादत खाना उपासना घर को कहते हैं, और यह एक सभागार था जिसे 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। इसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक धार्मिक नेताओं को इकट्ठा करना था, ताकि संबंधित धार्मिक नेताओं की शिक्षाओं पर चर्चा और वाद विवाद आयोजित किया जा सके। तो इबादत खाना क्या था? इसको जो है उपासना घर भी कहते थे या फिर एक सभागार भी कहते थे, जिसे 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। और इसका उद्देश्य था कि विभिन्न धार्मिक सुधारों की आध्यात्मिक धार्मिक और नेताओं को जो है इकट्ठा करना, ताकि उनसे संबंधित जो धार्मिक नेता की शिक्षाएं थी और उन पर जो है चर्चा की जा सके और वाद विवाद किया जा सके। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिनमें 5 उपदेश, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, कर्म, गैर स्व यानी कि अन्नाटा, और अनियतता यानी कि अनिच्चा, शून्यवाद, वैभाषिक मत, और सौत्रांतिक मत, और योगाचार मत आदि। तो ये जो है बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनमें हम आपको ये पूरी तरह बन करके बताने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले आते हैं बौद्ध धर्म के 5 उपदेश। कौन कौन से थे? तो उनके 5 उपदेश थे, जिनमें हत्या ना करना, चोरी ना करना, यौन शोषण ना करना, झूठ ना बोलना, और नशा ना करना। तो ये जो है इसके 5 उपदेश हैं बौद्ध धर्म के, जिसमें सबसे पहला आता है किसी की हत्या ना करना, चोरी ना करना, यौन शोषण ना करना, झूठ ना बोलना, और नशा ना करना। और अब आते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? तो इनमें सबसे पहला है दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख निरोध का सत्य, और दुख निरोध के मार्ग का सत्य आदि। तो यह सभी जो है इसके 4 आर्य सत्य हैं। अगला आता है कि बौद्ध धर्म में कर्म का मतलब है कि कार्यों के परिणाम होते हैं जो उसके वर्तमान और भविष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी कि बौद्ध धर्म में जो कर्म का मतलब होता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके जो है हमारे वर्तमान और भविष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। आगे आता है बौद्ध धर्म में गैर स्व अन्यता का मतलब है कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है। बौद्ध धर्म में अनियतता अनिश्चितता का मतलब है कि जीवन में सब कुछ अनित्य और लगातार बदल रहा है। तो ये सभी जो है बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सूफी मत के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। तो सूफी आंदोलन के उदय के कारण यानी कई कारण हैं, जिनमें पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद शिया और सुन्नी संप्रदायों के बीच धार्मिक मतभेद पैदा हो गए। खलीफा का भौतिकवाद बढ़ने से कुछ धार्मिक लोग तपस्या की ओर मुड़ गए। इस्लाम के सार को बचाने के लिए तपस्वियों ने आंदोलन किया। सूफी संतों का मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सूफी संतों ने आत्मा अनुशासन को ईश्वर का ज्ञान पाने के लिए जरूरी माना है। यानी कि सूफी मत के कुछ जो कारण थे उदय के, जिनमें था यानी कि पैगंबर मोहम्मद का जब निधन हुआ तो ये जो है मुस्लिम धर्म जो है शिया और सुन्नी संप्रदायों में जो है मतभेद हुआ, यानी कि इनमें जो बीच में लड़ाइयाँ हुई। और खलीफा का जो भौतिकवाद जो है बढ़ने लगा, और कुछ धार्मिक लोग तपस्या की ओर मुड़ गए, और इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए बचाने के लिए जो है तपस्वियों ने जो है आंदोलन किया। सूफी संतों का मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति को जो है प्रेम और संगीत के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और सूफी संतों ने जो है आत्म अनुशासन को ईश्वर का ज्ञान पाने के लिए जरूरी माना है।
अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि औरंगजेब के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के पतन के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिनमें आता है औरंगजेब के दक्कन अभियान ने राजकोष को खाली कर दिया था, और औरंगजेब की नीतियों के कारण उत्पन्न तनाव को उत्तराधिकार संकट पैदा कर दिया, और औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुसलमानों पर भेदभावपूर्ण नीतियां लागू की गई थी, जिसके कारण जो है विद्रोह शुरू हुआ और औरंगजेब के शासन का जो है पतन होने लगा था। और औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया था, और औरंगजेब के शासनकाल में राजपूतों के साथ युद्ध हुए थे, और औरंगजेब के शासनकाल में मराठों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, और औरंगजेब के शासनकाल में शासकीय अभिजातों की बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ी थी, और औरंगजेब के शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य को भी नुकसान पहुंचा था, जिसके कारण जो है औरंगजेब का पतन हुआ था, और 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मुगल कालीन वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो मुगल कालीन वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें मुगल वास्तुकला में समरूपता और संतुलन पर जोर दिया गया। मुगल इमारतों में बल्बनुमा गुंबद, मीनारें, विशाल हॉल और विशाल द्वार थे। मुगल वास्तुकला में फारसी, तुर्की और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण था। तो ये जो है इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। और मुगल वास्तुकला में इस्लामी सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया था। मुगल वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। मुगल वास्तुकला में धार्मिक आदर्शों को दर्शाया गया था। मुगल वास्तुकला में भव्य उद्यान बनाए गए थे। तो ये जो है इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इस साम्राज्य में प्रशासन की कई खासियतें थीं, जैसे विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था। राजा राय का सर्वोच्च सैनिक, असैनिक और न्यायिक उत्तराधिकारी यानी अधिकारी होता था। राजा के चुनाव में मंत्री और नायक अहम भूमिका निभाते थे। राजा के बाद युवराज का पद होता था, और राजा के शासन में मंत्री परिषद भी होता था। यानी कि विजयनगर साम्राज्य की कुछ प्रशासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनमें सबसे पहले था कि विजयनगर साम्राज्य में जो है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, और इस साम्राज्य में प्रशासन की कई खासियतें थी, जैसे विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था, और राजा जो है राज्य का सर्वोच्च सैनिक, असैनिक और न्यायिक अधिकारी होता था, और राजा के चुनाव में मंत्री और नायक अहम भूमिका निभाते थे, और राजा के बाद युवराज का पद होता था, और राजा के शासन में मंत्री परिषद भी होती थी। और विजयनगर साम्राज्य में संयुक्त शासन की परंपरा थी। विजयनगर साम्राज्य में न्यायिक प्रशासन के लिए नियमित अदालतें थी, और विजयनगर साम्राज्य में नायक प्रणाली का जो है पालन भी किया जाता था, और विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय सरकार के लिए नयन कर प्रणाली का पालन भी किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में प्रत्येक गांव में बाहर नौकरशाहों को चुना जाता था, जिन्हें सामूहिक रूप से अयंगर कहा जाता था। तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान की 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहले आता है यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह संविधान कई स्रोतों से लिया गया है, और इसमें कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। इसमें संघात्मक और एकात्मकता का मिश्रण है। इसमें संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता भी का भी ध्यान रखा गया है। इसीलिए ये जो है भारतीय संविधान की 5 विशेषताएं हैं। और आगे आता है इसमें कानून का शासन है। इसमें एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत हैं। इसमें मौलिक कर्तव्य हैं, और इसमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता भी है। तो यही जो है भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि अशोक कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के राजा थे। वे बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक थे, और उन्हें भारत भर में बौद्ध धर्म के प्रसार में मदद की। अशोक को उनका उनके धर्मांतरण और शासन के तरीके के लिए जाना जाता है। अशोक मौर्य साम्राज्य के अंतिम प्रमुख राजा थे, और अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व के आसपास रहा था, और अशोक का पूरा नाम था देवनाप्रिय अशोक था।
और अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने अपने सिद्धांतों को अशोक का धम्म कहा और अशोक ने शिलालेखों और स्तूपों के जरिए अपने आदर्शों और आदेशों को जनता तक पहुंचाया। अशोक ने जानवरों के प्रति हमदर्दी दिखाई। अशोक ने कानून बनाने और विजित भूमि से निपटने के लिए बौद्धों सिद्धांतों का इस्तेमाल किया। और अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। भारत के राष्ट्रीय झंडे झंडे का चक्र भी अशोक की देन है। और अब आता है प्रसिद्धि का कारण, यानी कि अशोक जो है प्रसिद्ध क्यों था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने हिंसा अहिंसा के मार्ग पर चलने का जो है संकल्प लिया था और उन्होंने धार्मिक नीति का पालन किया और प्राकृत शब्द धम्म की नीति तैयार की। उन्होंने मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान भी किया था। यानी कि जो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद जो है उस इतने सारे रक्त को देखकर जो है अशोक जो है उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया और उन्होंने संकल्प लिया कि अब जो है वो अहिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। और उन्होंने जन कल्याण के लिए काम किया, जैसे विश्राम गृह बनवाना, कुएं खुदवाना। उन्होंने पशुओं की बलि देना सख्त वर्जित किया और उन्होंने मिस्र, सीरिया, ग्रीस, श्रीलंका जैसे अन्य देशों में दूत भेजे। उन्होंने अपने संदेश को चट्टानों और स्तंभों पर भी अंकित करवाया था। इसीलिए जो है अशोक प्रसिद्ध हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 1857 के विद्रोह के परिणामों का बताइए। तो 1857 के विद्रोह के कई परिणाम हुए, जिनमें ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के जरिए शक्ति ब्रिटिश क्राउन को मिल गई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो है अंत हो गया। अगला आता है प्रशासनिक बदलाव। तो विद्रोह को रोकने के लिए धार्मिक मामलों में दखल ना देने की नीतियां लागू की गई थी, जो कि इसमें कुछ प्रशासनिक बदलाव हुए थे। और अब आगे आता है राष्ट्रीयता का उदय। तो विद्रोह ने आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता की नींव रखी थी। आगे आता है विभाजन और अलगाव। तो अंग्रेजों ने भारतीयों के बीच फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, जिसके कारण जो है अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 400 सालों तक राज किया था। और धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा। तो धार्मिक हस्तक्षेप के कारण विद्रोह हुआ था, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। और अब आता है आर्थिक नीतियों में बदलाव। तो आर्थिक शोषण के कारण विद्रोह हुआ था, इसलिए आर्थिक नीतियों में बदलाव किया गया था। अगला आता है भारत के वायसराय का पद सर्जित किया गया, यानी कि सहायक संधि प्रणाली के कारण वायसराय का पद भी बनाया गया था। अगला आता है मुगल सत्ता का अंत भी हुआ था, यानी विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून निर्वासित कर दिया गया और उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। इस कारण जो है मुगल सत्ता का भी अंत हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कई प्रमुख विशेषताएं थी, जिनमें यह भारत की पहली नगरीय विशेषता थी। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के लोग ईंटों से बनी इमारतें बनाते थे। इस सभ्यता में नगर नियोजन की खासियत थी। इस सभ्यता में कृषि व्यवस्था 4000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई थी। इस सभ्यता के लोगों ने पक्के मकान बनाए थे। तो ये जो है इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने वजन मापने के लिए कई उपकरणों का इस्तेमाल किया। इस सभ्यता के लोगों ने ऊन और कपास का इस्तेमाल किया। इस सभ्यता के लोगों ने ऊंट, हाथी जैसे पशुओं को पालतू बनाया था। इस सभ्यता के लोगों ने मूर्तियां बनाई थी और इस सभ्यता के लोगों ने मोहरें बनाई थी। इस सभ्यता के लोगों ने मृदभांड बनाए थे और इस सभ्यता के लोगों ने सड़कों पर जल निकास प्रणाली बनाई थी। इस सभ्यता के लोगों ने सड़कों पर नरमुखे यानी कि मेन होल भी बनाए थे, ताकि जो गंदा पानी था वो नाले के जरिए जो है बाहर निकाला जा सके। तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। और इससे पहले जो है हम आपको ये वाला क्वेश्चन पूरी तरह डिटेल में करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उन वीडियोस का जाकर देख लीजिए। हमने जो है उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप उनको सारे के सारे देख लेते हैं तो आपको जो है पेपर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हमारी गारंटी, आप जो है 95 प्लस नंबर लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो जो है यहाँ पे अगर
पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।